फ्रेंड्स, आज हमारा इकोनॉमी का ये 11वां लेक्चर है जिसमें हम उद्योग क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम यह महेश ओडार सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं और वह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक नोट लिखा है कि व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। जहाँ पे व्यावसायिक क्रियाकलाप होते हैं उनके उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। जहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसका परिष्करण होता है या उसका निर्माण होता है, ऐसे क्षेत्र को हम उद्योग या इंडस्ट्री कहते हैं। आगे है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है? जहाँ पे औद्योगिकरण बढ़ रहा है वहीं पे अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र है जिसका अंश कम होता जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो है कृषि का क्षेत्र। उद्योगों का क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है और कृषि का क्षेत्र घटता जा रहा है। आगे है ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा सूचना प्रौद्योगिकी को ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा दी जाती है। सूचना और प्रौद्योगिकी भी एक उद्योग है लेकिन वह ज्ञान आधारित होते हैं। आगे है भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है? कौन से ऐसे 8 उद्योग हैं जिन्हें मूल उद्योग का दर्जा प्राप्त है? कोर इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं। मूल उद्योग 8 कोर इंडस्ट्री हैं भारत में। कौन कौन सी हैं? कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट, तैयार इस्पात। ये सब 8 कोर इंडस्ट्रीज के इन्हें मुख्य उद्योग का दर्जा प्राप्त है भारत में। तो याद रखिएगा कौन कौन शामिल है? कोयला, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला में भी कच्चा तेल, विद्युत, सीमेंट और तैयार इस्पात। आगे है तैयार इस्पात या इस्पात हम जान गए। तो आगे 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किसका है? इन 8 मूल जो कोर इंडस्ट्री हैं उनका सूचकांक जारी किया जाता है। उसमें सबसे अधिक भार किसका है? वो है रिफाइनरी उत्पाद का। रिफाइनरी उत्पाद में सबसे अधिक वेटेज दिया जाता है। आगे है यहाँ पे नोट है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। तो आप याद रखिएगा कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति स्वतंत्र भारत की 6 अप्रैल 1948 को आई। आगे है यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है? जिसे हम BIFR कहते हैं, वो किससे संबंधित है? रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड रुग्ण इकाइयाँ, जैसे कोई इकाई चल रही है वो रुक गई है तो उसके पुनर्निर्माण उसका वित्तीयन से संबंधित है। जैसे कोई ऐसा उद्योग है जिसमें कोई ऐसी इकाई बनी है जहाँ से उत्पादन नहीं हो रहा है या फिर वहाँ खर्चा अधिक है, उत्पादन कम है, तो उसके पुनर्निर्माण वित्तीयन के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई थी। आगे है औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? द्वितीय वर्ग के अंतर्गत 6 आते हैं। 6 उद्योग को द्वितीय वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग शामिल किए जाते हैं। तो द्वितीय वर्ग में औद्योगिक नीति में द्वितीय वर्ग में 6 मदों को शामिल करते हैं: कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन और खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग। आगे है यहाँ पे एक करंट का क्वेश्चन दिया गया है कि बजट 2022-23 में
आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रक्षा उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद रक्षा बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? पूंजीगत खरीद रक्षा बजट का 68%, अर्थात रक्षा बजट जितना भी लगाया गया उसमें से 68% पूंजीगत खर्च में पूंजीगत रूप से खर्च किया जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई जाएंगी या फिर पूंजी बनाई जाएगी, जिससे पूंजी निर्माण से पूंजी बनता है, ये नहीं कि उन पे डायरेक्ट खर्च कर दिया जाएगा। तो पूरे रक्षा बजट का 68% पूंजीगत खरीद में खर्च होगा। कि जैसे हम जेट बाहरी देशों से खरीदते हैं, जिससे सुखोई 13 हो गया और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स या लड़ाकू विमान हम फ्रांस से रूस से खरीदते रहते हैं, तो उसमें से पूंजीगत खरीद में हम 68% बाहर से या फिर जैसे भी खरीदेंगे। आगे है, भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन है? भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? भारत में लघु उद्योग का सबसे मुख्य उद्योग हथकरघा उद्योग है। सबसे मुख्य उद्योग है हथकरघा उद्योग, इस माल उद्योगों में सबसे प्रमुख है। आगे है, कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? वो है अभिदत्त पूंजी या सब्सक्राइब कैपिटल पर लाभांश की घोषणा की जाती है। ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे है, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन से क्या आशय है आपका? निजीकरण क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन हस्तांतरण। निजीकरण का अर्थ है जैसे कोई सरकारी कंपनी है, अगर वो नहीं चल रही या मंदी में है तो उसको सरकार कुछ रणनीतियों के तहत उसको निजी हाथों में दे देती है, जिसे हम उसका प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। उसमें उसका स्वामित्व और प्रबंधन या तो हो सकता है स्वामित्व ही दे, प्रबंधन या तो प्रबंधन ही दे, स्वामित्व अपने पास रखे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रबंधन भी दे दे और स्वामित्व भी दे दे, तो ऐसी प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कपड़ा निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे नोट है, भारत में मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाना है। मेगा फूड पार्क का उद्देश्य क्या है? कि ऐसा पार्क बनाया जाए जहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण वस्तुओं का निर्माण किया जाए और वहाँ से निर्यात किया जाए। ऐसे मेगा फूड पार्क अवसंरचना का विकास करने की योजना है मेगा फूड पार्क्स के अंतर्गत। आगे है, वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2005 में ये फैक्ट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय निवेश निधि कब गठित की गई थी? 2005 में। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। राष्ट्रीय निवेश निधि 2005 में गठित की गई थी और उसका मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। जैसे सामाजिक क्षेत्र का अथवा अस्पतालों में, पिछड़े इलाकों में, वहाँ शिक्षा, वहाँ की सड़क व्यवस्था, वहाँ की जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके, तो ऐसे जगहों पर निवेश करने के लिए राष्ट्रीय निवेश निधि बनाई गई थी 2005 में। आगे है, BSNL, जिसे हम BSNL कहते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? BSNL की स्थापना 2000 में की गई थी। ये टेलीकॉम कंपनी की गवर्नमेंट की टेलीकॉम का BSNL, इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। आगे है, कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? जो कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो कई स्थान हैं, जैसे यमुनानगर हरियाणा में है, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है और कमलापुरम तेलंगाना में है, जो कागज निर्माण या विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। यमुनानगर, बल्लारपुर, कमलापुरम, एक है हरियाणा में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा है तेलंगाना में। आगे है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। जैसे हम देखते हैं ना, एक लॉयन बना है और उसके पूरे शरीर पे विभिन्न प्रकार की सेटिंग सिस्टम का ऐसे लगाया गया है, यह है मेक इन इंडिया का लोगो।
मेक इन इंडिया का अर्थ यह हुआ कि भारत में आके आप किसी चीज का उत्पादन करने को बढ़ावा देना। आगे यहाँ पे एक नोट है कि आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अवसंरचना या कर अपवंचन या टैक्स इवेंशन पर प्रतिबंध लगाना है। इसका अर्थ यह हुआ कि आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण पद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा टैक्स चोरी करना या न देना पर प्रतिबंध लगाना है। आगे है उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? उद्योगों में भी लघु क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं उनको आरक्षित की जाएं, इसकी अनुशंसा आबिद हुसैन समिति ने की थी। तो बस एक फैक्ट याद रखिएगा, आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? उद्योगों में भी लघु क्षेत्र के वस्तुओं को आरक्षित किया जाना चाहिए कि लघु क्षेत्र की वस्तुएं छोटे छोटे उद्योगों में निर्मित की जाएंगी। आगे है भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मिल में निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। मिलों में तो फैक्ट याद रखिएगा, मिल से निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। आगे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म है MUDRA, इसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, जिसे हम मुद्रा कहते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको भी वित्तीय प्रणाली में लाने का उद्देश्य है मुद्रा योजना। आगे है भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? उद्योगों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली किस आधार पर ली जाती है? वो है उद्योग अधिनियम 1951। आगे है उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य है कि सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने के लिए आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आगे यहाँ पे स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखानों के बारे में बताया गया है। जैसे स्थान उसमें बताया गया है किस राज्य में है और स्थापना कब हुई थी। जैसे कुल्टी लौह इस्पात संयंत्र है वह कि पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। साकची लौह इस्पात संयंत्र है वो उसकी स्थापना साकची की झारखंड में 1907 में की गई थी। हीरापुर पश्चिम बंगाल में है और 1908 में की गई थी। भद्रावती कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में की गई थी। बर्नपुर लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये कि कुल्टी लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। साकची लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में है और इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। हीरापुर लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में की गई थी। वहीं बर्नपुर लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। तो यहीं पे देखिए कि आप पश्चिम बंगाल में कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में हैं जिनकी अलग अलग समय में स्थापना की गई। आगे है यहाँ पे है कि भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? महारत्न योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2009 में की गई। कुछ महारत्न कंपनियों की चर्चा की जाती है ना, ये उसके लिए एक योजना लाई गई थी। महारत्न योजना कब शुरू की गई थी? 2009 में। आगे है भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कपड़ा उद्योग है, जो कि संगठित क्षेत्र वो सबसे बड़ा है। कपड़ा उद्योग भारत में सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। आगे है
भारत की घाटी भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे दी जाती है? भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा बेंगलोर को दी जाती है। सिलिकॉन घाटी में देखना, सिलिकॉन की चिप या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बेंगलुरु में होती हैं। साइंस एंड टेक का हब भी माना जाता है बेंगलोर को। आगे है, राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन उद्योगों की आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु किया गया था। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन उद्योगों की आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्गठन हेतु राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आप कहीं उद्योग लगा रहे हैं, कोई ऐसा स्थान है, वहाँ पे पहले कुछ लोग रह रहे होंगे ना, तो उनको विस्थापित करने के लिए, उनको अन्य जगहों पर बसाने के लिए हम एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किए थे, जो विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु स्थापित किया गया था। आगे है, वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम LPG पॉलिसी कहते हैं। किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण का अर्थ हुआ कि कुछ नियमों में आप उदारता अपनाइए। जैसे लाइसेंसिंग व्यवस्था बहुत कठिन थी, तो उसको सरल करना। निजीकरण, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको निजी हाथों में भी उत्पादित करने का मौका दिया जाए और निजी क्षेत्र को भी उत्पादन में भागीदारी दी जाए। वहीं भूमंडलीकरण का अर्थ यह हुआ कि देश में उत्पादन हो, देश में निर्यात के साथ साथ विदेशों में भी उत्पादन हो, विदेशों में भी निर्यात हो, विदेशी भी उत्पादन करें, देश के लोग भी विदेशों में जाएं, थी आवागमन वैश्विक स्तर पर हो। ये से हम भूमंडलीकरण कहते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो LPG पॉलिसी है 1991 में आई, यही एक फैक्ट है, और किस सरकार के द्वारा लाया गया था? वो है नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और गवर्नमेंट नरसिम्हा राव की थी। आगे है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, जिसे हम MSMDA कहते हैं, उसमें कहा गया है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम 2006 में पारित किया गया। आगे है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले भारत में बनाया गया। उन्होंने कहा कि जो उद्योग सेक्टर है, जो उत्पादन सेक्टर है, वो तो जहाँ उत्पादन कर रहे हैं वहाँ के आसपास की या फिर सामाजिक कहीं ना कहीं हानि भी तो होती है। उनका दायित्व भी है कि उस समाज के लिए वो कुछ दायित्वों का निर्वहन करें। उसे ही हम कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR कहते हैं। सबसे पहले इसके लिए कानून भारत में शुरू किया गया। आगे यहाँ पे एक नोट है, चलिए उसको हम देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। 3 वर्षों का एक शुद्ध लाभ जो निकलेगा उसका 2% CSR की बात की गई, 2% वो आप खर्च करेंगे समाज के लिए, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में। आगे है, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण NSSO द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये हाल ही में बना है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण NSSO द्वारा किया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे है, भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सर्वाधिक तो रोजगार जैसे भी हो कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसके बाद कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? वो है कपड़ा उद्योग। भारत में
दूसरे स्थान पर है कपड़ा उद्योग रोजगार देने के मामले में। आगे है, भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने से रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। छोटे छोटे उद्योग लगेंगे अलग अलग जगहों पर, तो वहाँ के लोगों को आसानी से रोजगार उपलब्ध होगा। आगे है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे हम CSO कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर कितना कर दिया गया है? औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के लिए CSO द्वारा आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। याद रखिएगा, जो सूचकांक उद्योगों का जारी किया जाता है उसका आधार वर्ष 2011-12 है। आगे है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, ये यूपी स्पेशल है। आगे है, वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठन हुआ था? 1999 में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठित हुई थी, वो है SBS राघवन समिति। SBS राघवन समिति प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून बनाने के लिए 1999 में गठित की गई थी। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना वर्ष 1951 में सिंदरी जो कि बिहार में है की गई थी। तो सहकारी स्वामित्व सहकारी रूप से गठित किया गया था एक उर्वरक कारखाना 1951 ईस्वी में सिंदरी में जो कि बिहार में है वर्तमान के। आगे है, यहाँ पे है कि भारत में उदार उद्योग नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? उदार उद्योग नीति वही हमने देखा ना, वर्ष 1991 ईस्वी में। LPG पॉलिसी वर्ष 1991 ईस्वी में आया था और यह लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन उस समय सरकार नरसिम्हा राव की थी और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। आगे है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन मानसिक आधार पर या मासिक आधार पर किया जाता है। मंथली उद्योगों के सूचकांक जारी किए जाते हैं। ये कौन जारी करता है? CSO। अब NSO, पहले CSO जारी करता था, अब NSSO जारी करता है। आगे है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं। आगे है, सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? सूचना क्रांति, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति के जनक की संज्ञा आर्थर C क्लार्क को प्रदान की जाती है। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा आर्थर C क्लार्क को दी जाती है। आगे है, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी समितियों की चर्चा की जाती है, उसको मिलान के रूप में भी दिया जाता है ये समिति किससे संबंधित है। तो उसमें मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा विकास से संबंधित है। उन्होंने कहा कि हथकरघा उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाए, उससे संबंधित कौन सी समिति है? वो है मीरा सेठ समिति। आगे है, असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अर्जुन सेन गुप्ता असंगठित क्षेत्र के या सेक्टर उद्योग के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, जैसे बहुत सारे कहीं ना कहीं कृषि भी एक असंगठित क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, बहुत सारे ऐसे कारोबार होते हैं जहाँ लोगों का कोई संगठन नहीं है। आज रोजगार है, कल उनको कोई सिक्योरिटी प्रदान नहीं होती, वो जा सकते हैं या उनके लिए कोई जिम्मेदारी या कर्तव्य की बात नहीं होती है जहाँ वो काम करते हैं उनके लोगों के लिए। तो ऐसे सेक्टर को हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम आज काम के लिए बुला लिए, फिर हम 10 दिन उनको काम नहीं दिए, फिर काम के लिए बुला लिए, कोई काम पड़ा और हम एक प्रॉपर उद्योग
के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको हम उस सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। या 2 महीने 4 महीने काम किए, इसके बाद वो चले गए, उनके लिए बात के लिए कोई चीज़ नहीं बची होती है उनकी, चाहे स्वास्थ्य लेके हो चाहे जैसे हो। तो ऐसी जो एक्टिविटी होती है वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें बात की गई है कि असंगठित क्षेत्र के उद्योग के लिए गठित, अर्थात असंगठित क्षेत्र के उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? अर्जुन सेन गुप्ता। याद रखिएगा, अर्जुन सेन गुप्ता असंगठित क्षेत्र के उद्योग के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष थे। आगे है, सत्यम समिति का संबंध किससे है? सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। आगे है, भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? भारत में राज्य वित्त निगमों ने मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राज्य वित्त निगम मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रमुख भूमिका निभाए हैं। आगे है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व भारत पर्यटन विकास निगम के पास है, जिसे हम ITDC कहते हैं, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत पर्यटन विकास निगम उत्तरदायी है पर्यटन और होटल उद्योग के लिए। आगे है, नायक समिति किस से संबंधित है? नायक समिति लघु उद्योगों से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है नायक समिति। नायक समिति का संबंध लघु उद्योगों से है। आगे है, आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग लौह इस्पात उद्योग माना जाता है। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग लौह इस्पात उद्योग माना जाता है। आगे है, चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए सी रंगराजन समिति ने सिफारिश की थी कि चीनी को नियंत्रण मुक्त किया जाए। सरकार उसका रेट तय ना करके उसको एक मार्केट पर छोड़ दिया जाए मांग और आपूर्ति के आधार पर, तो उसे नियंत्रण मुक्त करने के सुझाव सी रंगराजन समिति ने की थी। आगे है, किस वित्तीय वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्योगों में निवेश आरंभ हुआ हो? विनिवेश हुआ था 1991-92 से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विनिवेश क्या होता है? कोई ऐसा उद्योग है जिसकी स्थापना हो चुकी है लेकिन उसका जो निष्पादन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तो सरकार उसको चाहती है कि कैसे कुछ ऐसे हाथों में दे दिया जाए जहाँ पे उत्पादन बढ़ जाए और उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाए और हमें उससे कुछ लाभ भी हो और वो कार्य भी चल पड़े। तो ऐसे हाथों में वो निजी हाथों में देना ज़्यादा पसंद करती है। तो इसी ही हम सार्वजनिक या PPP मॉडल भी कभी कभी कह देते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी कह देते हैं। तो ये सबसे पहले कब शुरू किया गया? 1991-92 में। आगे है, HAL जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL किससे संबंधित है? HAL वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है, अर्थात हेल में वायुयानों का उत्पादन किया जाता है। आगे है, यहाँ स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित, उसके पूर्व स्थापित की बात की गई थी कि कौन कौन से लौह इस्पात स्थापित किए गए थे। यहाँ पे उसके बाद की बात की गई है कि स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र कौन कौन से हैं। इस्पात संयंत्र, स्थापना वर्ष और स्थापना में सहयोगी देश के बारे में चर्चा की गई है। जैसे राउरकेला उड़ीसा में है, उसकी स्थापना 1955 में की गई थी जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी, राउरकेला 1955 उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, 1955 में ही की गई थी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर की भी 1955 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। बोकारो जो कि झारखंड में है, 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कई बार ये समझ लीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप B5 लगा दीजिए। तो आप ये देखिए
कि यहाँ पे 4 स्टेट जो एक खनिज संपदा युक्त हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड। यहाँ पे 4 उद्योग, वो भी देखिए कब, ये तो जब हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया जो कि उद्योगों को फोकस करके लाया गया था, उस समय स्थापित हुआ भारी उद्योगों की बात की गई थी। तो 3 तो तभी स्थापित हुए, पहला जर्मनी, दूसरा पूर्व सोवियत और तीसरा ब्रिटेन। पुनः जो एक झारखंड में स्थापित किया गया वो भी पूर्व सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था 1964 में। तो राउरकेला जर्मनी, र से जर्मनी मैच कर रहा है ना, जर्मनी 55, राउरकेला उड़ीसा में है, केला उड़ीसा, जर्मनी, राउर जर्मनी, भिलाई भिलाई और बाद में पूर्व सोवियत रूस बिला गया। बिला गया मतलब एक गांव की लैंग्वेज है जिसमें कहा गया कि वो टूट गया। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है पूर्व सोवियत रूस के सहयोग से। वहीं दुर्गापुर, दुर्गा ब्रिटेन, देखिए यहाँ पे दुर्गा की बात की गई है, कहीं ना कहीं दुर्गा का रूप धारण कर लिए थे, गुस्से में आ गए थे भारत के लोग ब्रिटेन को भगाने के लिए। तो ब्रिटेन ने कहा भैया आपका दुर्गा का रूप धारण किए हैं तो हम पश्चिम बंगाल में एक इस्पात संयंत्र आपके सहयोग से स्थापित कर रहे हैं। बोकारो भिलाई, जब वो रोए तो फिर वो चिल्लाए, जिसे बुकार लगाना होता है, तो वो बोकारो पूर्व रूस सहयोग से 1964 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, हमारा इकोनॉमी का ये उद्योगों से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे प्रश्न सीधे एनसीईआरटी से आए हैं एग्जाम में। चूंकि एनसीईआरटी के प्रश्न है तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।